हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को। आज के सेशन हम बात करने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री के लगभग 50 क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन सभी होंगे एजीटीए और एमपीआरईओ के बेस पे। तो हमारा जो एजीटीए का एग्जाम है वह 9 अगस्त को है। तो सभी एजीटीए एस्पिरेंट्स को ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। तो अपने एग्जाम को अच्छे से दीजिए, बिल्कुल पैनिक नहीं होइए, बिल्कुल पेशेंस के साथ। अगर आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट है, सारी चीजें अच्छे से है, तो बिल्कुल पेशेंस बनाए रखिए और प्रिपरेशन को अच्छे से कीजिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में। आज के सेशन में हम एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट करने वाले। टोटल 50 क्वेश्चन देखेंगे, इसमें उसके डीप एक्सप्लेनेशन और पूरे उसके ब्रीफ करके देखेंगे एक एक चीजों को। अगर कहीं स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए सेशन को। आज के सेशन में जो हमारा पहला क्वेश्चन है, आई थिंक ये क्वेश्चन पहले भी हम करा चुके हैं, लेकिन फिर भी स्टार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन से। चलिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ए प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मर इन द मलवा रीजन ऑफ एमपी वांट टू फीड ए लैक्टिक मुर्रा, ठीक है, बुफेलो वेइंग 500 kg एंड प्रोड्यूसिंग 15 kg मिल्क डेली। अगर वो 500 किलोग्राम उसका बॉडी वेट है, ठीक है, बुफेलो का 15 किलोग्राम वो पर डे दूध दे रही है, 7% फैट है दूध में। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, ड्राई मैटर रिक्वायरमेंट कितना होगा उसके साइंटिफिक फीडिंग के अकॉर्डिंग, ड्राई मैटर का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। तो ड्राई मैटर का जो स्टैंडर्ड होगा यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है 10 केजी से 12 केजी, दूसरा क्या है 15 से 16.5 केजी, तीसरा क्या है 20 से 22 केजी, चौथा क्या है 7.5 से 9 केजी, जो फिफ्थ नंबर है वो क्या है 25 से 27.5 केजी। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा बी आंसर। ए भी गलत, बी भी गलत, सी गलत, डी गलत, ई गलत, यानी राइट आंसर क्या होगा हमारा बी। बी क्या हुआ राइट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। ठीक, देखिए नीचे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। इसका एक्सप्लेनेशन में देखिए पहला क्या है 10 से 15 केजी। एक बार आप भी देखिएगा, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा आपके टेलीग्राम चैनल पे, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक, तो क्या यहाँ पे दिस इज द डीएम, मतलब यह छोटी स्थानीय, जो छोटे गाय होते हैं उनके लिए, भैंस के लिए सूक्ष्म पदार्थ की आवश्यकता है, जिससे उच्च उत्पादक भैंस में कुपोषण आएगा। ठीक है, अगर कम होता है अगर ड्राई मैटर तो भी उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है हमारा बुफेलो, भैंसों की 100 किलोग्राम वजन पर 3 किलोग्राम उसको ड्राई मैटर देते हैं। यदि 500 किलोग्राम बॉडी वेट है, 15 किलोग्राम पर डे दूध है, तो उनके अकॉर्डिंग हम जो कुल चारा होता है वो 15 से 16.5 किलोग्राम ड्राई मैटर हम पर डे उनको देना चाहिए। ठीक, और सी ऑप्शन में क्या है 500 किलोग्राम की भैंस की रुमेन की भौतिक क्षमता बहुत अधिक होती है, यानी जो रुमेन है, जो स्टमक का उनके पार्ट होता है, रुमेन जो मेन होता है, उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उनके ड्राई मैटर दिया जाता है। नेक्स्ट क्या है, यह केवल भेड़ या बकरियों के लिए जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त है। फिर यह 800 किलोग्राम से अधिक वजन वाले मांस मवेशियों को दिया जाता है। तो एक बार आप आंसर भी देखिएगा, फिर उसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पे कि यदि डेयरी गाय, ठीक है, गाय को यूरिया यानी 46% नाइट्रोजन दिया जाता है, गैर प्रोटीन नाइट्रोजन, ठीक है, क्या है नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन, एनपीएन नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन, ठीक है, कि अधिक मात्रा खिलाई जाती है तो यह अमोनिया विषाक्त का कारण बनता है। रूमेन के भीतर इस प्रणालीगत विषाक्त का मूल शारीरिक कारण क्या है, मतलब एक फिजियोलॉजिकल जो उसका एक एक्चुअल रीजन क्या है कि उनके अंदर यह टॉक्सिसिटी या फिर पॉइजनस हो जाता है। ठीक है, तो पहला क्या है रूमेन के तरल पदार्थ, ठीक है, तरल का पीएच जो होता है 0.5 से नीचे गिरना, गिरकर अम्लीय होना। ठीक है, अगर 0.5 से कम हो जाता है तो अम्लीय हो जाता है। ठीक है, फिर यूरिएज एंजाइम द्वारा यूरिया का अमोनिया में तीव्र अपघटन। आई थिंक ये सही है, इसका बी आंसर सही है, ये गलत है। और लवण के संचयन के कारण एवोमेजम का पूरी तरह निधन, ये भी गलत है। फिर तांबे जस्ते के खनिज का अवक्षेपण होना जिससे कि तांत्रिक निष्क्रिय हो जाता है, ये भी गलत है। ठीक, बिना पचे यूरिया का क्रिस्टल द्वारा ओमेजमल नदी का पूरी तरह अवरुद्ध होना, ये भी गलत है। यानी कि राइट आंसर हो गया जो बी, क्योंकि जो यूरिएज एंजाइम द्वारा यूरिया का बहुत तेजी से, जो भी नाइट्रोजन है उसका तेजी से अमोनिया में क्या होता है अपघटन हो जाता है, और जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो प्रोटीन बनाने की क्षमता से अधिक हो जाते हैं। जितना प्रोटीन बन रहा है उससे अधिक क्या होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी
नंबर ऑफ बढ़ जाती है, जिससे पीएच बढ़ता है और अमोनिया रक्त में मिल जाता है। जो अमोनिया होता है, अमोनिया बहुत तेजी से अपघटन होगा, जो सूक्ष्म जीव होंगे प्रोटीन बनाने वाले, उनकी क्षमता क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो रूमेन में जो होगा पीएच बढ़ जाएगा और रक्त में अमोनिया मिल जाएगा, या उनके टॉक्सिसिटी, ठीक है, एक्सेस होने से टॉक्सिसिटी उसमें आती है अमोनिया की, तो ये प्रॉब्लम होती है। ठीक, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए क्या है। देखिए जो यूरिया विषाक्त रूमेन में पीएच को क्षारीय 8 पर ले जाती है, जो एसिडोसिस से विपरीत है। ठीक, क्या है, एसिडोसिस जो है उसके अपोजिट है। दूसरा यूरिया को तेजी से अमोनिया NH3 में बदलता है, और कार्बोहाइड्रेट कम होने पर अमोनिया रक्त में अवशोषित हो जाता है। जैसे ही वहां पे कार्बोहाइड्रेट कम होगा, अमोनिया क्या होगा, रक्त में मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, एबोमेजम का निर्जलीकरण यूरिया विषाक्त का लक्षण नहीं है। अगर यूरिया की जो विषाक्त है, अमोनिया टॉक्सिसिटी है, वह एबोमेजम का निर्जलीकरण होना उसका कोई लेना देना नहीं, उससे रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। खनिजों का अवशोषण धीमी प्रक्रिया है, या यूरिया विषाक्त कुछ घंटों में होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या, यूरिया पानी में घुलनशील है और कभी भी क्रिस्टल नहीं बनाता। जब यूरिया पानी में घुलता है वह कभी भी क्रिस्टल नहीं बनाता, वह सीधे वहां पे घुल जाता है, सोलेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है कि स्यूडोरुमिनेंट मतलब जिनके अंदर एबोमेजम, ठीक है, नहीं पाया जाता। ठीक है, जिनके अंदर ओमेजम नहीं पाया जाता वो स्यूडो होते हैं। स्यूडो में जो होता है, स्यूडो में 3 ही पार्ट होते हैं, 3 कंपार्टमेंट होते हैं, जबकि जो स्यूडो रुमिनेंट होते हैं उनमें क्या होता है, 4 कंपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, कैमल जो कि डिफरेंट एंटोमेकली फ्रॉम ट्रू रूमिनेंट, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, ट्रू रूमिनेंट जो होते हैं, जिनमें चारों कंपार्टमेंट है, उनको ट्रू रूमिनेंट एनिमल बोलते हैं। ठीक, ये ट्रू रूमिनेंट नहीं होते हैं, स्यूडो रूमिनेंट होते हैं। ठीक, विच स्टमक कंपार्टमेंट इज कंप्लीटली एब्सेंट देयर द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पूछ रहा है इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में कंप्लीटली कौन सा स्टमक का कंपार्टमेंट अब्सेंस होता है, अवेलेबल नहीं होता। वो इसमें 3 ही कंपार्टमेंट होते हैं जो हमारे कैमल होते हैं। ठीक है, जो कैमल साहब होते हैं उनमें 3 कंपार्टमेंट होते हैं, इसलिए इनको स्यूडो रूमिनेंट बोलते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये आपका क्लियर कि ऊंट को स्यूडो रूमिनेंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें 3 कंपार्टमेंट होते हैं। कौन कंपार्टमेंट अवेलेबल नहीं होता, कौन अब्सेंस होता है, बताएंगे कोई? ठीक है, मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, तो उनके कारण इनको बोलते हैं, जिनमें चारों कंपार्टमेंट अवेलेबल होते हैं उनको हम बोलते हैं रूमिनेंट। क्या बोला जाता है, रूमिनेंट। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। पहला रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम, और डी क्या है, एबोमेजम, और एक क्रॉप है, तो बिल्कुल इसको तो भूल ही जाइए। 4 है, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम। तो इनमें से कौन सा एब्सेंस होता है, जो एब्सेंस होता है वह कौन सा होता है, ओवेमेजम जो होता है वह एब्सेंस होता है। ठीक है, ओमेजम जो होता है या ओमेजम या एब्सेंस होता है। इनमें 3 कंपार्टमेंट होता है, रूमेन, रेटिकुलम और एबोमेजम। ठीक है, क्या होता है, रूमेन, रेटिकुलम, एबोमेजम। ओमेजम क्या होता है, वह एब्सेंस होता है, इसलिए इनको स्यूडो रूमिनेंट बोला जाता है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इनका एक्सप्लेनेशन देखिए। ठीक, एक्सप्लेनेशन क्या है, राइट आंसर बी बताया मैंने, इसका राइट आंसर सी है, जो कि ओमेजम क्या होता है, इसमें एब्सेंस होता है। रूमेन है, रूमेन पाया जाता है, इसमें पानी संचय की थैलियां होती हैं, तो इसमें होना जरूरी है, क्योंकि कैमल में पानी जो स्टोर करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्या है, रेटिकुलम उपस्थित होता है, जो भोजन की छटाई करता है। ठीक है, यह भोजन को अलग अलग उसमें क्या करता है, स्टोरिंग पार्टिकल्स इसका काम है। फिर जो सी होता है इसमें नहीं अवेलेबल होता है, ओमेजम, जो कि स्यूडो रूमिनेंट बोला जाता है। ओमेजम को न होने के कारण कैमल को क्या बोला जाता है, स्यूडो रूमिनेंट बोला जाता है। फिर एबोमेजम तीसरे खंड के रूप में मौजूद होता है, जबकि अदर जो रूमिनेंट एनिमल होते हैं उनमें चौथे खंड में होता है, चौथा कंपार्टमेंट होता है, बट कैमल में 3rd कंपार्टमेंट माना जाता है। क्रॉप पक्षियों में पाई जाती है। ठीक है, क्रॉप जो होता है थैली, एक तरह की पक्षियों में पाई जाती है। तो मैंने इसलिए बोला कि जो रूमिनेंट यानी कैमल की बात कर रहा है, तो कैमल में क्रॉप पाया ही नहीं जाता, जो कि पक्षियों में यह पाई जाती है, एक प्रकार की थैली होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाई डज फीडिंग ए हाई कैल्शियम डाइट टू प्रेग्नेंट डेयरी काउ, जो प्रेग्नेंट डेयरी काउ है उनमें कैल्शियम की डाइट ज्यादा होने का ड्यूरिंग द ड्राई पीरियड में, जबकि लेट रहे, जब वह दूध नहीं दे रही उसे ड्राई पीरियड बोला जाता है,
ठीक है, एक्चुअली इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ पास्चुरेसिस, जिसे बोलते हैं मिल्क फीवर, इमीडिएटली आफ्टर कॉलविंग। कॉलविंग के बाद जो इमीडिएटली उनमें मिल्क फीवर होता है वह क्यों होता है, या मैंने आपको बताया था कि मिल्क फीवर पशुओं में क्यों होता है। मिल्क फीवर क्यों होता है, कैल्शियम की कमी के कारण, उनके ब्लड में जो कैल्शियम की कमी के कारण उसमें मिल्क फीवर होता है। आइए देखते हैं। यह पीयूष ग्रंथि कोशिकाओं को नष्ट करता है, ठीक है, यह पैराथायराइड ग्रंथि को दबा देता है और ऑक्सियोक्लाट्स रिसेप्टर्स निष्क्रिय करता है, जिससे गाय हड्डियां कैल्शियम निकालने में असमर्थ हो जाती हैं, ठीक। और फिर क्या, यह रक्त में फास्फोरस को अवक्षेपित करता है, यह खीस को उतारने को रोक देता है, यह गर्भनाल की रक्त। तो आई थिंक जैसा मैंने बताया था कि इसमें जो कैल्शियम की कमी हो जाती है और यह उसे बनाने में या निकालने में असमर्थ होती है। इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा, ए रॉन्ग होगा, सी भी रॉन्ग है, डी भी और ए। तो इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा कि यह पैराथायराइड ग्रंथि को दबा देता है और ऑक्सियोक्लॉट्स रिसेप्टर्स को निष्क्रिय कर देता है, ठीक है। और फिर क्या करता है, जिससे गाय हड्डियों से कैल्शियम निकालने में असमर्थ हो जाती हैं, तो उनमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिससे मिल्क फीवर हो जाता है। मिल्क फीवर उनकी बॉडी पूरी ठंडी हो जाती है, उनका जो बॉडी होता है एस साइज में बेंड हो जाता है, अपने जांग पे, पैर के जांग पे पैर अपने सर को गर्दन को रख के वो सो जाती हैं। आई थिंक मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी दिया था, अगर जो लोग नहीं देखे हैं शॉर्ट वीडियो तो एक बार देख लीजिए, ये और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मिल्क फीवर है क्या एक्चुअली, ठीक है। और एक लॉन्ग वीडियो भी मैंने पूरा क्लास लिया था, उसमें भी मैंने समझा था कि क्या है मिल्क फीवर, ठीक। चलिए, इसकी जो टेम्परेचर होती है मिल्क फीवर में क्या होती है, कोई स्टूडेंट्स बताएं। जो टेम्परेचर होती है मिल्क फीवर में वो कितना होता है, 197 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक। क्या होता है, 97 फ़ारेनहाइट। इसका देखिए एक्सप्लेनेशन, आई थिंक ये एक्सप्लेनेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इजी है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है एक्सप्लेनेशन। अगर कोई फिर भी डाउट्स होता है एक्सप्लेनेशन से तो हम आपको उसको आप चैट बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल पर डिस्कस कर लीजिएगा, वो बता देंगे, ठीक है। तो जैसा कि पहले मैंने बताया था, इसमें जो पैराथायराइड ग्रंथि होती है, हार्मोन्स होते हैं, बंद रहता है और हड्डियों से तुरंत कैल्शियम जारी नहीं कर पाता, तुरंत कैल्शियम नहीं बन पाता, जिसके कारण उसमें मिल्क फीवर हो जाते हैं, पशु उठ नहीं पाती, फीवर, उसके बॉडी ठंडा हो जाते हैं, टेम्परेचर लो हो जाता है, ठीक है, दूध देना बंद कर देती है, चारे भी सही से वो नहीं खा पाती। तो इस चीजों को, इसके लिए क्या किया जाता है, कैल्शियम ग्लूकोनेट का आईवी इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, इससे पशु को बचाने के लिए या इमिडिएटली या जल्द से जल्द उनको सही करने के लिए कैल्शियम ग्लूकोनेट का आईवी इंजेक्शन लगाया जाता है एनिमल को, ठीक है। जो मिल्क एनिमल होते हैं उनको यह लगाया जाता है मिल्क फीवर होने पर, ठीक। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि कैलिफोर्निया मेस्टाइटिस, मेस्टाइटिस क्या बोलते हैं, थनैला, मेस्टाइटिस को हिंदी में क्या बोलते हैं, थनैला, सब क्लिनिकल थनैला रोग, ठीक है, के लिए स्वीकृति त्वरित परीक्षण है। जो हमारा कैलिफोर्निया मेस्टाइटिस टेस्ट है, यह सब क्लिनिकल थनैला रोग जो मेस्टाइटिस डिजीज है उसके लिए एक स्वीकृत त्वरित परीक्षण है। सकारात्मक परिणाम दर्शाने के लिए सीएमटी रिएजेंट पैडल में कौन सी जैव रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कोई बताए। ए आंसर देखिए, लैक्टिक एसिड के कारण सूचक पीला हो जाता है। फिर एनायनिक डिटर्जेंट सोमैटिक कोशिकाओं को नष्ट करता है, जिससे डीएनए बाहर निकलकर जिलेटिन की तरह थक्का जेल बनाता है। फिर क्या है, मिथिलीन ब्लू डाई का अपचयन होता है, जिससे रंग उड़ जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड के कारण केसिन अवक्षेपित हो जाता है। वसा का साबुनीकरण में झाग बनता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा बी आंसर होगा, क्योंकि बी आंसर में क्या होता है आप इसके कोड से समझ सकते हैं, जिलेटिन की तरह थक्का या जेल बनाता है। मैंने इसके पहले मेस्टाइटिस के बारे में पढ़ाया था, तो उसका जो मेन लक्षण बताया था, उसके जो थन होते हैं, बालियां होते हैं, वहां से ब्लड आने लगते हैं फटकर, और जब भी उसके दूध निकाला जाता है तो दूध से क्या होते हैं, थक्के जैसा व्हाइट पदार्थ निकलता है, जो इसका मेन लक्षण यही होता है। और थन, उसकी जो पूरी थन होती है एनिमल्स के, वो उसमें क्या हो जाता है, सूजन हो जाता है, जिससे पशु को बैठने में भी दर्द होती है, प्रॉब्लम होती है, ठीक। चलिए, तो ये चीजें समझ में आई। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बी। तो याद रखिएगा, मेस्टाइटिस के लिए देखिए इतना आप तो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। बस इससे क्या पूछ रहा है कि सकारात्मक परिणाम दर्शाइए, तो डायरेक्ट पूछ सकता था, थनैला रोग के लिए एक स्वीकृति त्वरित परीक्षण के लिए सकारात्मक परिणाम दर्शाने के लिए सीएमटी रिएजेंट पैडल कौन सी जैव रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, बस इतना क्वेश्चन है। बाकी ये चीजें आपको
फंसाने के लिए, टाइम वेस्ट करने के लिए, आपको उलझाने के लिए। बाकी आपका एक और विषय मिलता है कैलिफोर्निया में स्टैटिस्टिक्स टेस्ट के द्वारा सब क्लिनिकल थैलेरा रोग त्वरित परीक्षण किया जाता है। क्या है वह? CMT। चलिए यहाँ पे भी सेम चीजें को एक्सप्लेन किया गया जो मैंने बताया। जो CMT रिएजेंट अम्लता को नहीं मापता, वहां पे ऊपर बताया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? जो हमारा CMT रिएजेंट सफेद कोशिकाओं यानी सोमेटिक कोशिकाओं की झिल्ली को तोड़कर DNA बाहर निकलता है, जिससे गाढ़ा जेल बन जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है? मिथिलीन ब्लू का अपघटन, MBRT परीक्षण। MBRT परीक्षण के बारे में मैंने बताया था। जो स्टूडेंट MBRT परीक्षण नहीं पढ़े हैं, टेस्ट नहीं पढ़े हैं, एक बार इसके पहले वाली क्लास देखिएगा, आपको आई थिंक समझ में आ जाएगा। यदि वो क्लास नहीं मिलता तो एग्रीकल्चर एकेडमी के प्लेटफॉर्म से चले जाइए यूट्यूब चैनल पे, वहां पे प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएगी, सारी क्लासेस मिल जाएंगी और भी अच्छे से आप इजीली वहां से देख पाओगे। ठीक है, तो इसके पहले जो क्लासेज है, लास्ट अपडेट्स वहां पे जो होंगे प्लेलिस्ट में, आप उसको ओपन करके देखिएगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि MBRT क्या है। ठीक, वहां से देख लीजिएगा और भी अच्छे से क्लियर। आई थिंक कि आपके एग्जाम में ऐसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग बैकॉक वसा परीक्षण में, बैकॉक भी पढ़ाया था। और साबुन बनाने की औद्योगिक प्रक्रिया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? अगर कोई प्रॉब्लम डाउट्स हो तो आप डिस्कस कर लीजिए, क्वेश्चन को पूछते चलिए, डाउट्स छोड़िएगा नहीं, बिल्कुल। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसमें कि जब सेपरेटा दूध स्किम मिल्क बनाने के लिए पूरे दूध वसा को हटा दिया जाता है तो यह दूध के विशिष्ट गुरुत्व, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी को कैसे प्रभावित करता है और इसका मूल भौतिक कारण क्या है? तो स्पेसिफिक क्या है? विशिष्ट गुरुत्व घट जाता है क्योंकि वसा भारी होती है। ठीक है, विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है इसमें? दुग्ध वसा का, ठीक, विशिष्ट गुरुत्व 0.93 और पानी 0.11 और वसा रहित ठोस 1.616 से कम हो जाता है। फिर क्या है? विशिष्ट गुरुत्व स्थिर रहता है क्योंकि पानी इसमें नियंत्रित करता है। फिर विशिष्ट गुरुत्व शून्य हो जाता है। विशिष्ट गुरुत्व लैक्टोज पर निर्भर होकर, ठीक है, बदल जाता है। जिसका राइट आंसर क्या होगा? बी। ताकि मैंने यहाँ पहले बताया कि विशिष्ट गुरुत्व बढ़ जाता है उसका। ठीक है, दुग्ध वसा का विशिष्ट गुरुत्व और पानी, देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो वसा का बिल्कुल कम हो गया, पानी की मात्रा बढ़ गई और वसा रहित जो ठोस पदार्थ है वह इससे भी कम हो गया, यानी कि जो पानी उसमें बचा है, यानी कि सेपरेटा निकालने के बाद, पूरे दूध को हटाने के बाद जो विशिष्ट ग्रेविटी को प्रभावित करता है, इसका मूल भौतिक कारण यही है कि उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वह बढ़ जाता है। ठीक है, उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वह बढ़ जाता है क्योंकि इसमें वसा का फैट, जो वसा का स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो कम हो जाता है, पानी का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 हो जाता है, और जो हमारा SNF होते हैं, SNF को क्या बोलते हैं हम? सॉलिड नॉट फैट। ठीक है, तो यह क्या हो जाते हैं? 1.616 से भी कम हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह बी होगा। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्या आ जाता है? इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या है? वसा सबसे हल्का घटक होती है। ठीक है, इसे निकालने का घनत्व तो बढ़ता है। फिर भी सामान्य दूध का विशिष्ट जो होता है 1.02 से 1.03 तक होता है। इसको याद रखिएगा, जो सामान्य दूध का स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 1.028 से लेकर 1.032 तक होता है, और फिर हल्की वसा हटाने पर भारी पानी और SNF का अनुपात बढ़ने से यह 1.035 से लेकर 1.0357 हो जाता है। तो यह इसको पहचानने का एक मेन रीजन है। तो इसका राइट आंसर बी है। फिर नेक्स्ट, क्रीम निकालने पर घनत्व में निश्चित बदलाव आ जाता है। फिर किसी द्रव का घनत्व कभी शून्य नहीं हो सकता, कोई भी कितना भी लिक्विड हो उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो शून्य नहीं हो सकता। ठीक, नेक्स्ट है लैक्टोज सबसे स्थिर घटक है और अनियमित नहीं बदलता। लैक्टोज क्या होता है? वह सडनली या फिर इमिडिएटली ऐसे वह चेंज नहीं होता, रैंडमली वह चेंज नहीं होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दूध में वसा प्रतिशत इन द बैककॉक मेथड for the determining fat percentage in milk, why is the concentrate sulfuric acid H2SO4 specific gravity 1.82 to 1.83 add to the milk sample? ठीक है, यानी कि दूध में वसा प्रतिशत ज्ञात करने की बकॉक विधि दूध के नमूने यानी जो सैंपल है उसमें H2SO4 और उसका जो ग्रेविटी होता है 1.82 से लेकर 1.83
ठीक है, क्यों मिलाया जाता है? तो इसका ऑप्शन देखिए, ठीक है, ऑप्शन क्या है यहाँ पे, क्षारीय खनिजों को उदासीन करने के लिए, यानी जो पीएच अगर उसका किसी भी मेटल का, किसी भी सबस्टेंस का अगर पीएच 7.0 हो जाता है तो वह क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। फिर भी क्या है, वसा कणों के चारों ओर, ठीक है, वसा कणों के चारों ओर सुरक्षात्मक प्रोटीन परत, ठीक है, यहाँ बोला है टू द डाइजेस्ट द प्रोटेक्टिव प्रोटीन मेम्ब्रेन, जो कि केसिन होता है, सराउंडिंग फैट ग्लोबल्स एंड द जनरेट हीट द लिक्विफाई फैट अलाउइंग टू कूल एंड फ्लोट, यानी कि वसा कणों के चारों ओर सुरक्षात्मक प्रोटीन परत, जिसे क्या बोलते हैं, केसिन, कि क्या बोला जाता है, जिसे केसिन बोला जाता है, को पचाने की गर्मी पैदा करके वसा को पिघलाने के लिए, जिसे वसा एकत्रित होकर ऊपर तैरने लगे, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, बैकवॉक मेथड बोलते हैं, ठीक है। उसमें हम टेम्परेचर देंगे, टेम्परेचर उसको गर्मी पैदा करेंगे, गर्मी देने के बाद उसे पिघलाने के लिए, जिससे वसा एकत्रित होकर ऊपर तैरने लगे, फिर वहां से फैट को निकाल लेते हैं, तो यह क्या हो गया, बैकवॉक मेथड होता है, ठीक। फिर लैक्टोज ग्लूकोज में बदलने की, ठीक, नहीं, पानी के अणुओं को अवक्षेपित करने के लिए नहीं, फिर नीले रंग के संकेत के लिए, इसका राइट आंसर जो है वो बी होगा, जो बैकवॉक मेथड होता है यही होता है, जो उसके वसा के जो टेक्सचर होते हैं, कण होते हैं, उनको सुरक्षा देने के लिए जो प्रोटीन की परत होती है उसे केसिन बोलते हैं, और केसिन को पचाने के लिए, उसको हटाने के लिए उसमें टेम्परेचर देकर, गर्मी हीट देकर, ठीक है, उसे पिघलाने के लिए, जिसे वसा एकत्रित ऊपर होकर तैरने लगती है, फिर उसे निकाल लेते हैं। तो जैसे आप देखे होंगे कि जो गांव में जब जो दही होता है, दही को मथ कर उसमें मट्ठा बनाया जाता है, उससे घी यानी मक्खन निकाला जाता है, जो केसिन निकाला जाता है, तो किस तरह निकाला, नीचे उसमें जो पहले लगाते थे लोग, तो उसमें हल्का उसको हीट करते थे, ऊपर से ठंडा पानी भी डालते थे और नीचे हीट भी किया करते थे। उससे क्या होता है, हीट से जो केसिन होता था, जो फैट होती थी पूरी, वह धीरे धीरे ऊपर आ जाती थी, और पानी से क्या होता था, वो कलेक्ट हो जाता था, इकट्ठा होकर एक जगह जम जाता था। तो ये दोनों टाइम प्रोसेस करके उसको किया जाता था, तो लाइक उस तरह से। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या है, बोला है कि सल्फ्यूरिक एसिड पीएच को अत्यंत अम्लीय यानी कि 1 से कम बना देता है। फिर साथ सल्फ्यूरिक एसिड केसिन प्रोटीन झिल्ली को पचाकर, जो H2SO4 होता है, वह केसिन के झिल्ली को हटाकर वसा मुक्त कर देता है, ऊष्माक्षेपी गर्मी से वसा पिघलकर ऊपर तैरने लगती है, तो इसे क्या बोलते हैं, बैकवॉक मेथड बोला जाता है। फिर एसिड में लैक्टोज झुलस जाता है, यह मुख्य उद्देश्य नहीं है। फिर सल्फ्यूरिक एसिड पानी को अवक्षेपित नहीं कर पाता, सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है पानी को वह अवक्षेपित नहीं करता, उसे, ठीक है, रिमेन सॉल्वेंट होता है। फिर क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड रंगहीन होता है, सल्फ्यूरिक एसिड कैसा होता है, यह रंगहीन होता है, कलरलेस होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, दूध में पानी की मिलावट एक बड़ी कुप्रथा है, ठीक है। आजकल तो बहुत लोग मिला रहे हैं, जो मोस्टली लोग नहीं होते ऐसे, बट कुछ ऐसे होते हैं जो कि पानी में, दूध में पानी मिलाकर दूध को देते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत लोग होते हैं जो कि दूध बांट रहे हैं आज भी गाँव में या शहरों में, तो वहां से फैट को निकाल ले रहे हैं, ठीक है। फैट निकालने के बाद जो दूध बच रहा है उसको सेल कर रहे हैं, या दूध को कम दूध है उसको अधिक मात्रा में बेचने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, वहां पे जो थोड़े बहुत पानी मिलाकर उसको मार्केट में सेल कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत लोग कर रहे हैं, तो ये चीजें हैं। तो दूध में पानी की मिलावट एक कुप्रथा है। शुद्ध दूध में पानी मिलाने से इसका हिमांक, जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, वह 0 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब क्यों आ जाता है। अगर हम शुद्ध दूध में यदि पानी मिलाते हैं तो उसका जो हिमांक होता है वह 0 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाता है। तो क्यों होता है, पानी के लैक्टोज में अणुओं को नष्ट कर देता है, मिलावट से घुले हुए बिलाइल जो लैक्टोज होते हैं, ठीक है, जो लैक्टोज होते हैं घुलनशील, सांद्रता कम हो जाती है उससे, जिससे पराशर दाब, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं हम, एस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, और फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वह अवनमन हो जाता है, यानी डिक्रीज और डिप्रेशन कम हो जाता है। या पानी में परीक्षक होते हैं जो कि जमने की सीमा बढ़ा देते हैं। पानी केसिन प्रोटीन को अवक्षेपित करता है, यह वसा कणों को कमरे के टेम्परेचर पर जमा देता है। तो अब देखिए कमरे का टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्या होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। चलिए तो देखते हैं इसका जो राइट आंसर होगा वह बी होगा, क्योंकि अगर हम दूध में, प्योर दूध में पानी को मिलाते हैं
तो जो लैक्टेज और जो घुलनशील लवण होती है उनकी सांद्रता क्या होती है, कम हो जाती है, जिससे एस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, एस्मोटिक प्रेशर कम हो जाता है एंड लोअर फ्रीजिंग पॉइंट डिफरेंस, जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही फ्रीजिंग पॉइंट डिफरेंस हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हुआ बी। बी, तो इसका एक्सप्लेनेशन भी देखिए, क्योंकि आप भी अभी भी देखोगे अगर जो पानी की टेम्परेचर पानी को फ्रीजिंग करने की जरूरत होती है वो बहुत ही लगभग 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद ही वह उसको जमता है पानी। ठीक है, तो उसमें अगर दूध में मिला दिए, दूध अगर प्योर दूध है तो पानी में जो लैक्टोज है और फिर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कम हो जाता है, लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर, और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है वह डिप्रेस हो जाता है। ठीक, तो इन चीजों को अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम इस तरह के वीडियो आपको लेकर आए आप तक उसका नोटिफिकेशन, क्लासेस की नोटिफिकेशन प्रॉपर आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसका देखिए एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या है, केवल सांद्रता ठीक है, पानी केवल सांद्रता को कम करता है, अणुओं को नष्ट नहीं करता। फिर घुलनशील लवण जैसे लैक्टोज के कारण शुद्ध दूध का हिमांक जो होता है वह -0.53 से लेकर -0.55 डिग्री सेंटीग्रेड हो। ये चीजें मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर हम प्योर दूध में, प्योर मिल्क में अगर वाटर मिक्स करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है, फिर उनका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ये वाली मैंने बात आपको बताया था पिछली क्लास में। ठीक, फिर पानी मिलाने से घोल हल्के हो जाते हैं और हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब आ जाता है। फिर पानी में कोई परीक्षक नहीं होता। नेक्स्ट है, पानी मिलाने से केसिन अवक्षेपित नहीं होता है। ठीक है, पानी कोई एक परीक्षक नहीं है। ठीक है, अगर हम पानी में मिलाते हैं तो उसमें जो केसिन है वह क्या होता है, अवक्षेपित नहीं होता, वो प्रेसिपिट नहीं होता। पानी मिलाने से कमरे के तापमान पर वसा नहीं जमती है। ठीक है, अगर हम पानी में मिला देते हैं तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इस पे क्या होता है, वसा जमता नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। यदि दुहने के समय कोई दुधारू पशु अत्यधिक भयभीत या दर्द होता है तो वह तुरंत दूध को चढ़ा लेता है। ठीक है, और दूध रोक लेता है। ठीक, दूध रोक लेता है। इस दूध को चढ़ाने के पीछे कौन सी इंडोक्राइन क्रियाविधि कार्य करती है? तो भाई देखिए सारा चीज हार्मोन्स का है। अगर पशु को, अगर आप किसी भी गाय या भैंस को कोई भी दूध निकालने वाला दुधारू जो पशु है उनका दूध कोई निकाल रहा है, मिल्क मैन जो दूध को निकाल रहा है, अगर वह उससे डर गई या वह एक लिमिट टाइम 5 से 7 मिनट के अंदर दूध को नहीं निकाल पाता पूरी तरह से, तो उस कंडीशन में क्या करती है, जो गाय या भैंस होती हैं दूध को चढ़ा लेती हैं तो दूध नहीं देती है। ठीक है, तो इसकी जो मेन रीजन होता है क्या होता है, अग्र पीयूष ग्रंथि ऑक्सीटोसिन का रुकना। कुछ लोगों को लगेगा कि ऑक्सीटोसिन का रुक जाने से भी वह हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल सही। और फिर एड्रिनल जो मेडुला है, एड्रिनल का स्राव होना जिससे थनों की रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं और मायो इपिथेलियल कोशिकाएं ढीली हो जाती है जिससे ऑक्सीटोसिन का प्रभाव रुक जाता है। देखिए क्वेश्चन यहीं पे आता है आपको ऑक्सीटोसिन, तो कुछ स्टूडेंट जो बहुत कॉन्फिडेंस वाले होंगे, भाई बिल्कुल लगा दो ऑक्सीटोसिन रुक गया यानी कि गाय दूध देना बंद कर दी, तो उन्होंने क्या किया, एग्जाम में पहला लगाकर चलाया। कुछ स्टूडेंट यहाँ तक आते हैं, ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं फिर सोचते हैं ऑक्सीटोसिन का प्रभाव यहाँ भी रुक रहा है, ऑक्सीटोसिन का प्रभाव यहाँ पे भी रुक रहा है, यानी कि प्रॉब्लम कहाँ है। फिर दो ऑप्शन तो ऐसे ही आपको सही लग रहे हैं, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखते हैं प्रोलैक्टिन का तेजी से नष्ट होना, ये भी देख सकते हैं। एल्वियोली तरल का अम्लीय होना जिससे वसा जम जाती है, और स्वैच्छिक मांसपेशियों थन की नली का बंद कर देना। एक क्वेश्चन ये ऑप्शन ए भी लग सकता है, बट इसका जो राइट आंसर है, इसके पहले हम लोगों ने बताया जो गाय मिल्क को चढ़ा लेती है, दूध चढ़ा लेती है, उसका स्पेसिफिक रीजन क्या होता है। चलिए, तो उसका रीजन क्या होता है, इसका जो राइट आंसर होगा वह राइट आंसर बी होगा, क्योंकि एड्रिनल मेडुला जो होता है इसके बारे में मैंने बताया था। एड्रिनल मेडुला अगर इसको देखना है तो आप पिछली क्लास जरूर देखिएगा। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस क्लास को देखने से पहले आप पिछली क्लास देख के आइएगा, बेहतर समझ में आएगा आपको। ठीक, तो एड्रिनल मेडुला से एड्री
नेलिन का स्राव होता है जिससे थनों की रक्तवाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं और मायोएपिथेलियल कोशिकाएं ढीली हो जाती है जिससे ऑक्सीटोसिन का प्रभाव रुक जाता है। इसका राइट आंसर होगा जो बी होगा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। जिसका एक्सप्लेनेशन क्या है, ऑक्सीटोसिन पश्च ग्रंथि से निकलता है, अग्र से नहीं। बात तो क्लियर, वहां तो रुक रहा है लेकिन अग्र से नहीं, वहां पे दिया था अग्र ग्रंथि, तो अग्र से वह नहीं रुकता है वहां पे जो ऑक्सीटोसिन होता है। ठीक, नेक्स्ट है तनाव के कारण एड्रीनल स्रावित होता है। ठीक है, अगर जब वो डर जाए या फिर वो टेंशन में हो जाए तो उसमें क्या होता है, एड्रीनल वहां से स्रावित होता है। अगर कोई भी पशु है जो अगर बहुत खुश है, खुश कब होगी, जब हरे चारे को वह देखेगी। ठीक है, तो वह वहां से खुश हो जाएगी। जो थन की रक्त वाहिकाएं होंगी वो सिकोड़ देता है। जब भी एड्रीनल स्रावित होगा, वह जो रक्त की वाहिकाएं होती हैं, ब्लड जो सैली होती हैं, उनको क्या कर देता है, या सिकोड़ देता है, जिससे ऑक्सीटोसिन नहीं पहुंच पाता और कोशिकाएं ढीली पड़कर दूध ऊपर चढ़ जाता है ऑटोमेटिक। तो इसका जो मेन रीजन है यही है बी। ठीक है, क्यों है उसकी, जो हमारा ऑक्सीटोसिन होता है वो क्यों रुकता है, वो कहां से आता है, पश्च से नहीं आता है, अग्र से आता है। अगर यहीं पे अग्र पश्च दे देता तो भी कंफ्यूजन हो जाता दोनों में से। ठीक है, बट अब एड्रिनल स्रावित होता है जिसके कारण सारी चीजें प्रोसेस होती हैं। फिर बाकी चीजें नेक्स्ट चलते हैं। बाकी को ऑप्शन आप देखिएगा जरूर उसको। 10वां नंबर, डेयरी भैंस की नस्ल नीली रावी की मुख्य पहचान उनके 5, ठीक है, उनके डेयरी भैंस की नस्ल नीली रावी की मुख्य पहचान उनके 5 वाल आइज होना का होना। इस दैनिक क्लिनिक शब्द का क्या अर्थ है? जन्मजात मोतिया बिंद के कारण अंधापन, नीले सफेद या सफेद रंग की आइरिस आंख की पुतली उपस्थित धातु का जैसी चमकना, पुतलियों का अनैच्छिक रूप से घूमना, बरौनिया का अनुपस्थित होना, भेगापन होना जिससे पुतलियां अंदर मुड़ जाती हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा बी, नीले सफेद या रंग की जो आइरिस होती है, आंख की पुतली होती है, उपस्थित होती हैं, जो धातु या कांच जैसी चमकती हैं नीली रावी के बारे में। ठीक है, नीली रावी के बारे में हमने बताया था जब एनिमल हस्बेंड्री का पूरा मैंने क्लास लिया था, इसलिए मैं आपको लास्ट में करा रहा हूँ ताकि जो यहाँ पे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं ये सारे चीजें क्वेश्चन कवर किए जा चुके हैं, पढ़ाए जा चुके हैं। तो आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा कि जो वाल आइज होता है अंधेपन का संकेत नहीं है, दृष्टि सामान्य होती है। कैसा होती है? सामान्य होती है, तो रॉन्ग है। फिर वाल आइज नीली रावी का अनुवांशिक लक्षण है, जिससे पुतलियां रंग द्रव्य कम होने से वह नीली सफेद या कांच जैसी दिखाई देती है। ओके, नेक्स्ट क्या है? पुतलियां का घूमना। ठीक है, फिर बरौनियों का न होना, फिर भेगापन, मांसपेशियों के असंतुलन का दोष, ये सब राइट आंसर नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट है 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है, एक डेयरी झुंड में लगातार निकट अंतः प्रजनन मतलब इन ब्रीडिंग कराया जा रहा है। इन ब्रीडिंग के बारे में बताया, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। ठीक, इन ब्रीडिंग कराया जा रहा है जिसमें संयुग्मता है, होमोजाइगोसिटी क्या हो रही है, वहां पे बढ़ रही है। क्या हो रही है? होमोजाइगोसिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप अंतः प्रजनन इन ब्रीडिंग डिप्रेजन होता है। क्या होता है? इन ब्रीडिंग डिप्रेजन, यानी कि इन ब्रीडिंग डिप्रेजन क्या होता है, यानी कि अगर वह इन ब्रीडिंग हुआ तो जो उनके मदर फादर में लक्षण है, कोई कमी है, तो वह उनके प्रोजनी में भी चली जाती है। इन ब्रीडिंग क्या होता है? क्लोज ब्रीडिंग और लाइन ब्रीडिंग होता है। क्लोज ब्रीडिंग में उनके बहुत ही क्लोज रिलेटिव होते हैं, जैसे ब्रदर सिस्टर का क्रॉस करा दिया गया, फिर फादर डॉटर का क्रॉस करा दिया गया, ठीक है, मदर सन का क्रॉस करा दिया गया, तो ये क्लोज ब्रीडिंग हो गए बहुत। ठीक है, ये क्या हो गया? उनके क्लोज ब्रीडिंग। क्लोज ब्रीडिंग में क्या होता है, अगर सपोज दैट कि मदर में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, मान लीजिए दूध क्या होती है, हमने किया कि ये मदर है ए और ये बी, ठीक है, यह क्या है? डैम है, या क्या है? शायर सर। ठीक है, इनमें क्या है? लो मिल्क प्रोडक्शन है, इसमें क्या है? मिल्क प्रोडक्शन की लो क्वालिटी है, इसमें दूध क्या होती है? कम आता है। क्या आता है? इसमें दूध कम आता है यहाँ पे। तो अगर इसका हम इससे करा देते हैं, इसमें क्या है? इनमें किसी तरह की कोई डिजीज है, यानी कि जो जेनेटिकल डिजीज है जो पहले से उनमें लगातार होती आ रही। अगर इन दोनों का करा दिया जाएगा, इनकी जो प्रोजनी है कि फीमेल आई, तो उसका भी जो मिल्क होगा वह लो होगा। अगर यह काम करने योग्य नहीं है तो जो इसका मेल आएगा वह भी काम करने योग्य नहीं होगा। ठीक है, तो यह हो गया उनके
डिफ्रेशन, ठीक है, इनब्रीडिंग डिफ्रेशन। तो ओज और प्रजनन क्षमता में गिरावट का अनुवांशिक आधार क्या है? तो इसका आधार क्या है? ठीक है, प्रभावी जीनों का अप्रभावी एलील्स में उत्परिवर्तन होना, समयुग्मी अवस्था में, ठीक है, समयुग्मजीवी अवस्था में हानिकारक अप्रभावी जीनों का सामने आना और व्यक्त होना जो पहले विषम युग्मी है, ठीक है, हेट्रोजाइगोसिटी पूर्वज में प्रभावी एलिस द्वारा दबे हुए थे। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो हमारे हेट्रोजाइगस अवस्था में हानिकारक अप्रभावी जीन है वह सामने आ रहे हैं और व्यक्त हो रहे हैं, और जो पहले से हमारे हेट्रोजाइगस होते हैं, हेट्रोजाइगस एनेस्टर्स होते हैं, उनके जो प्रभावी एलिल्स होते हैं वह दबे हुए थे अभी तक। तो यह उनके क्या हुए, अनुवांशिक आधार में गिरावट के कारण हुए। फिर क्या है, लिंग गुणसूत्रों का पूरी तरह से नष्ट होना, गुणसूत्रों की संख्या में तेजी से कमी और माइक्रोकॉन्ड्रियल डीएनए का क्षरण होना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, बी। तो आइए इसके आगे देखते हैं बी राइट आंसर क्यों होगा। ठीक है, बी ही राइट आंसर क्यों होगा, आइए देखते हैं। जो इसका राइट आंसर होगा वह बी होगा। कैसे होगा, क्यों होगा? तो इसका हानिकारक अप्रभावी जीन ए जो कि विषम युग्मजी अवस्था में होते हैं, ठीक है, छिपे रहते हैं और इन ब्रीडिंग के संयुग्मजता हेट्रोजाइगोसिटी बढ़ने पर वे जोड़े यानी कि इस तरह से आते हैं तो अपना बुरा प्रभाव दिखाते हैं। फिर गुणसूत्रों का नष्ट होना भ्रूण की मृत्यु कराता है। अगर वो क्रोमोसोम नष्ट हो गए तो वह भ्रूण की मृत्यु हो जाती है। अगर गुणसूत्र की संख्या प्रजाति विशिष्ट और स्थिर होती है, अंतर प्रजनन हास नाभिकीय जीनोम पर निर्भर करता है। क्या करता है वह, जीनोम पर निर्भर करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर। 12 नंबर में क्या है, ग्रेडिंग अप प्रजनन प्रणाली में एक स्थानीय, ठीक है, एक स्थानीय अनु मादा का संकरण एक शुद्ध साहिवाल साढ़ के साथ कराएगा। ठीक है, जो एक मादा है, कैसी मादा है वह, नॉन डिस्क्रिप्टिव लोकल फीमेल है। ठीक है, कैसी है वह, नॉन डिस्क्रिप्टिव फीमेल है जिसका कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं है, वो अच्छी क्वालिटी नहीं, इंफीरियर ग्रेड है। ठीक है, बट उसका एक शुद्ध साहिवाल साढ़ के साथ कराया जाता है। वह कैसा है, प्योर साहिवाल बुल है। कैसा है वह, प्योर साहिवाल बुल है। चौथी पीढ़ी F4 के संतति में शुद्ध साहिवाल का रक्त प्रतिशत कितना होगा? अगर वह फोर्थ जनरेशन F4 में उनका कराया गया तो उस टाइम पे उनका परसेंटेज कितना होगा इस प्योर मेल ब्रीड का? ठीक है, कितना होगा, इसको मैंने बताया था कि यह आपके राइट आंसर क्या होगा इसका, इसको मैंने आपको अच्छे से प्रॉपर इसके पहले जब क्लास लिया था तो बता दिया था। तो क्या होगा, 50%, 75%, ठीक है, 87%, 93%, 99 तो आपको पता है कि जब वो सेवरल जनरेशन यानी 6 to 7 जनरेशन तक जाएगा तब जाके 99% होगा। यानी कि बोल रहे हैं 4 जनरेशन तक, तो आई होप कि 4 जनरेशन जो होगा वह डी होगा। यानी कि जो अगर चौथी जनरेशन तक लगातार उनका कराया जाए तो 93% के आसपास उनके प्योरिटी आएगी उनके फीमेल में। ठीक है, तो इसका हम लोग देख लेते हैं आंसर। बिल्कुल सही, इसका जो राइट आंसर है वो डी राइट आंसर है। क्या है, डी राइट आंसर है। डी राइट आंसर कैसा है, देखिए F1 पीढ़ी में 50% शुद्ध रक्त होता है, F2 में 75, F3 में 87%, 0.5 शुद्ध होता है, जबकि वहीं प्योरिटी F4 में होता है तो कितना हो जाता है वह 93.75%। इसके लिए कोई फार्मूला लगा है 1 माइनस, ठीक है, 1/2, ठीक है, क्या है 1/2 और यहाँ पे यन। यहाँ पे क्या है, अगर कितने जनरेशन तक कराया गया, 4 जनरेशन तक। कितने जनरेशन तक कराया गया अभी तक, 4 जनरेशन तक। तो 1 माइनस, एक मिनट फार्मूला क्या है यहाँ पे, ओके चलिए। तो यह फार्मूला है, इस फार्मूले पर n बराबर 4 नंबर ऑफ जनरेशन है। अगर नंबर ऑफ जनरेशन को इस फार्मूले पर रख के करते हो तो आपका राइट आंसर ए आएगा। कितना आएगा, 93.75%। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कार्पस लुटियम की सक्रिय कोशिकाओं, ठीक है, कार्पस लुटियम की सक्रिय कोशिकाओं के भीतर प्रोजेस्टेरोन संश्लेषण शुरू करने के लिए माइक्रोकॉन्ड्रियल झिल्ली के पार कोलेस्ट्रॉल को पहुंचाने के लिए कौन सा विशिष्ट परिवहन प्रोटीन जिम्मेदार होता है? एलुवियल, प्रोलैक्टिन, ईस्टर प्रोटीन, साइटोक्रोम P450 और हीमोग्लोबिन। तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा हमारा? स्टार प्रोटीन। स्टार प्रोटीन क्या होता है? स्टेरॉइडोजेनिक एक्चुएट रेगुलेटर, ठीक है, जिसे बोलते हैं स्टार प्रोटीन। ठीक, तो इसको याद रखिएगा, क्या बोलते हैं इसको? स्टार प्रोटीन बोलते हैं। स्टार प्रोटीन जो करता है, कार्पस लुटियम की जो सक्रिय एक्टिव कोशिकाएं होती है उनके अंदर प्रोजेस्टेरोन संश्लेषण शुरू करने के लिए जो माइक्रोकांडियल झिल्ली के कोलेस्ट्रॉल को पहुंचाने के लिए काम करती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन आप देखिए एक बार, अगर कोई डाउट्स है तो समझने के बाद मुझे बताइए। क्या है? फिर स्टार प्रोटीन परिवहन प्रोटीन है जो कि कोलेस्ट्रॉल को माइक्रोकांडियल आंतरिक झिल्ली में ले जाता है जहां प्रोजेस्टेरोन का संश्लेषण शुरू होता है। फिर साइटोक्रोम P450 माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम है, परिवहन प्रोटीन नहीं है। ठीक है, फिर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन वहां प्रोटीन है। ठीक, तो ये चीजें आपको क्लियर होगी, राइट आंसर बी। नेक्स्ट है 14 नंबर। 14 नंबर क्या है? साइलेज बनाने की प्रक्रिया के दौरान अवायवीय जीवाणु शर्करा को लैक्टिक एसिड के किण्वित करते फ्रेगमेंटेशन करते हैं। उच्च गुणवत्ता वाले अच्छी तरह संरक्षित साइलेज का आदर्श पीएच पराशर क्या होना चाहिए? तो जो इसका एक पीएच होना चाहिए, वैलिड पीएच क्या होना चाहिए इसके लिए? जो 3.5 से 4.2 तक होना चाहिए। जब साइलेज के बारे में हम बता रहे थे तो आपको यह बताए थे इसकी जो एक आइडियल पीएच होना चाहिए वह कितना होना चाहिए। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। यह पीएच बहुत अधिक है और इस पे क्लोस्ट्रीडियम जीवाणु साइलेज को सड़ा देते हैं। अगर ज्यादा साइलेज पीएच होगा तो भी क्या होगा हमारा? सड़ जाएगा साइलेज। पीएच क्या होता है? 3.5 से 4.2 तक साइलेज के लिए रखा जाता है। तेजी से लैक्टिक एसिड बनने के लिए जो पीएच होता है वह 3.5 से 4.2 हो जाता है, जिसपे सभी अवांछित जीवाणु वृद्धि रुक जाती है। फिर क्या? उदासीन से क्षारीय साइलेज को सड़ने का संकेत होता है। अधिक अम्लीय से रूमेन का नुकसान पहुंचता है। अगर साइलेज की अधिक अम्लीय हो जाएगा तो भी जो पशु की रूमेन है वह नुकसान हो सकता है उस पे। यह तीव्र खनिज एसिड के स्तर को दर्शाता है। यह क्या करता है? जो हमारा मिनरल्स होता है उसके एसिड को यह स्तर दर्शाता है कि उसका क्या लेवल है। नेक्स्ट है 15 नंबर। 15 नंबर में क्या है? मुर्गियों के बच्चों में होने वाला पोरोसिस या स्पेड टेंडन एक प्रसिद्ध पोषक तत्व की कमी से होने वाला रोग है। पोल्ट्री आहार में किस खनिज की कमी से मुख्य रोग होता है? तो कैल्शियम, आयरन, मैग्नीज, आयोडीन, कोबाल्ट। तो जो यह डिजीज होता है पोरोसिस या मैग्नीज की कमी से होता है। इसका राइट आंसर जो होगा वह सी होगा। राइट आंसर सी होगा। मैग्नीज की कमी से पोरोसिस या स्प्लिट टेंडन होता है। ठीक, यहाँ पे देखिए मैग्नीज उपस्थिति के निर्माण के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से पैर की हड्डियां छोटी रह जाती हैं और टेंडन फिसल जाता है, इसे पोरोसिस बोला जाता है। ठीक, इसमें क्या होती है? पैर की हड्डियां छोटी रह जाती हैं। ऑप्शन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ड्यूरिंग द माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस ऑफ ए फ्रेश सीमन सैंपल फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन AI the sperm display rapid progressive motion. What is the minimum progressive mobility percentage required for semen with the approved for cryopreservation? क्रायोप्रिजर्वेशन के लिए कितने परसेंटेज होना चाहिए गतिशील? ठीक है, कितनी परसेंट उसकी गतिशीलता को हम रखेंगे? तो कितना रखेंगे? 10 से 20% या 30 से 40% या फिर 70% से अधिक, स्ट्रिक्टली अबव 17% या फिर फिक्स 100%।
तो हम 100% भी नहीं रखेंगे, 50% भी नहीं, 30-40% भी नहीं, हम रखेंगे उसको स्ट्रिक्टली 70 से ज्यादा रखेंगे, 70 से ऊपर रखेंगे इस परसेंटेज को। क्या रखेंगे? 17% से ऊपर रखेंगे, यानी राइट आंसर जो होगा बी। जब एआई इंसिमिनेशन के बारे में हम बता रहे थे तो आपको बताए थे कि जब भी हम इसको क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं तो उस समय हम इसको 70 डिग्री से प्लस रखते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। एक्सप्लेनेशन है, अगर 10 से 20% गतिशीलता वाला वेल खारिज हो जाता है, वह रिजेक्ट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट है क्या, अगर फ्रीजिंग 50% है तो शुक्राणु क्या होंगे, उस पे क्या होते हैं, स्पर्म डेथ कर जाते हैं। अतः इनमें कम शुरू करने पर, पिघलाने पर फिर वह काम नहीं करेगा, उसमें स्टेरिलिटी आ जाएगी। फिर 50 to 60% पे क्या होता है, एक्सेप्टेड फॉर लिक्विड सीमन बिलो फ्रीजिंग थ्रेशोल्ड, इस पे यह तत्काल प्रयोग हेतु के लिए किया जाता है। फिर द्रव नाइट्रोजन में जमने वाले वीर्य जो होते हैं, स्पर्म होते हैं, उनकी प्रारंभिक गतिशीलता कम से कम 70% होना अनिवार्य है, ताकि थाइन के बाद जो हमारा 35% से अधिक जो हमारे एक्टिव स्पर्म होते हैं वो बच सके। और फिर क्या है, 100% गतिशील जैविक रूप से असंभव है। अगर वो 100% उसमें मोबिलिटी हो जाएगी तो वह असंभव नहीं है, संभव नहीं है, सॉरी, इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट 17 नंबर में क्या करा है, इन मेकिंग वाई in silage making, why is the sorghum harvested only after reaches the duff stage rather than during earlier vegetative growth to prevent toxicity? यानी साइलेज बनाने वाले जैव रासायनिक विषाक्तों को रोकने के लिए ज्वार की कटाई केवल उसकी डफ स्टेज पर पहुंचने के बाद ही क्यों की जाती है, न कि शुरुआती वनस्पतिक वृद्धि के समय। तो उसका कहना है कि हम क्यों ना स्टार्टिंग स्टेज में क्यों कर ले, क्यों डफ स्टेज में करना हमें, तो क्यों करना है देखते हैं। विषैले सेलोपिन के संचय को रोकने के लिए, क्योंकि युवा ज्वार धुरीन यानी कि धुरीन जो होता है HCN बोलते हैं का स्तर होता है, जो खाने में साइलेज बनाने पर घातक हाइड्रोसिन HCN छोड़ता है। फिर अत्यधिक लैक्टिक एसिड के निर्माण से बचने के लिए, साइलेज के कठोर पत्थरों की तरह जमने से रोकने के लिए, फिर क्योंकि युवा पौधों में पानी नहीं होता। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह बी होगा, क्योंकि जो हमारे यंग ज्वार होंगे उनमें धुरीन का लेवल अधिक होता है, जब वो खाने या साइलेज बनाने पर HCN छोड़ता है, जो कि पशुओं के लिए वह पॉइजनस होगा, बहुत ही टॉक्सिसिटी होती है उसमें। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सेपोनिन रिजगा या मोंगा में पाए जाते हैं, ज्वार में नहीं होता। युवा ज्वार में धुरीन पाया जाता है, जो कि टूटने पर HCN गैस छोड़ता है। जो डफ स्टेज या धुरीन का स्तर सुरक्षित हो जाता है जब वो परिपक्व होने लगते हैं। डफ स्टेज वो परिपक्व होने पर क्या होता है, उनका सुरक्षित है। डफ स्टेज क्या होता है, जब वो तरह से पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं, यानी कि उसमें राइपेनिंग हो जाती है, तरह से तैयार हो जाते हैं, तो डफ स्टेज होता है। लैक्टिक एसिड साइलेज का मुख्य परीक्षक है। साइलेज कभी भी कठोर पत्थरों की तरह नहीं जम सकता। युवा पौधों में पानी बहुत अधिक मात्रा में, लगभग 80% से अधिक होता है, जो नुकसानदेह होता है साइलेज बनाने के लिए। तो जब भी हम यूज करेंगे डफ स्टेज पे करेंगे। डफ स्टेज पे ही क्यों करेंगे, क्योंकि वहां पे जो धुरीन होता है वह सेफ होता है, वहां पे धुरीन कम होता है, उसमें धुरीन नहीं पाया जाता। ठीक है, 18 नंबर क्या कर रहा है, एंथ्रेक्स एक अत्यधिक घातक जूनोटिक, जो ह्यूमन में होता है उसे जूनोटिक रोग बोलते हैं, जूनोटिक है। एंथ्रेक्स से मरे हुए संदिग्ध पशुओं का पोस्टमार्टम करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। क्यों? क्योंकि रक्त पूरी तरह से जम जाता है, क्योंकि जीवाणु का वायुमंडलीय ऑक्सीजन के संपर्क में आने से अत्यधिक प्रतिरोधी दीर्घकालिक जीवाणु बन जाते हैं, जो कि दशकों तक मिट्टी में प्रदूषित रखते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, क्योंकि आंतरिक अंग पिघलकर समाप्त हो जाता है, क्योंकि यह जीवाणु को वायरस में बदल देता है, क्योंकि इसमें कार्बन ऑक्साइड मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। इसका राइट आंसर भी होगा, क्योंकि अगर हम उनका पोस्टमार्टम करते हैं, पोस्टमार्टम में बॉडी को उनके चीड़ फाड़ के देखा जाता है। ठीक है, तो उसमें अगर हम करते हैं तो उनके बॉडी से क्या होता है, जो बैक्टीरिया और वायरस होते हैं, सभी चीजें जो वायरस होते हैं, जो जीवाणु इसमें या क्या बैक्टीरियल, जो बैसिलस एंथ्रेक्सिस या जो जीवाणु होते हैं, वह संपर्क में आने से बहुत एक लंबे समय तक जो स्पोर्स होते हैं उसके बन जाते हैं और मिट्टी में काफी टाइम तक वह उसको दूषित करते रहते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, उनको पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए इसका एक बार आप एक्सप्लेनेशन भी देखिएगा।
ये रहा एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन क्या है? एंथ्रेक्स में रक्त गाढ़ा काला होता है और जमता नहीं है। पहला ऑप्शन का राइट आंसर यह होगा एक्सप्लेनेशन। फिर दूसरा, शरीर के अंदर जीवाणु वनस्पतिक रूप से रहता है। ठीक है, शरीर के अंदर जो उनके बैक्टीरिया होते हैं वो सब क्या होते हैं, रहता है कि पोस्टमार्टम करने पर हवा मिलने पर या प्रतिरोधी जीवाणु स्पोर्स बना लेता है। ठीक है, कैसे बनाता है? स्पोर्स बना लेता है जो मिट्टी में 50+ वर्षों तक ये जीवित रह सकते हैं, जो एंथ्रेक्स से डिजीज होते हैं, बेसिलस एंथ्रेक्सिस जो होते हैं। ठीक है, इसके जो पॉजिटिव एजेंट होते हैं क्या होते हैं? बेसिलस एंथ्रेक्सिस इसके पॉजिटिव एजेंट होते हैं एंथ्रेक्स डिजीज के। नेक्स्ट क्या है? अंग मौजूद रहते हैं और प्लीहा स्प्लीन बहुत बड़ी होती है इनकी। जीवाणु कभी भी उत्परिवर्तन है म्यूटेंट होकर वायरस में नहीं बदलता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? म्यूटेंट होकर वो वायरस में कन्वर्ट नहीं होते। नेक्स्ट है, कोई भी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस नहीं निकलती, इनकी बॉडी से किसी भी प्रकार का कार्बन मोनोऑक्साइड गैस नहीं निकलता। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आप 19 नंबर। आज हम टोटल क्वेश्चन देखेंगे 20 क्वेश्चन आज करेंगे, बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हुए क्वेश्चन होंगे कल उसको कवर करेंगे हम। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट वीडियो के लास्ट तक बने हैं उनका बहुत ही थैंकफुल, बहुत धन्यवाद उनका, क्योंकि वो देखिए वीडियो को देखने के साथ साथ अपने फ्यूचर्स को, अपने नॉलेज को भी वो यहाँ पे इम्प्रूव कर रहे हैं। बाकी चीजें वही दिए जा रहे हैं जो कि क्लासेज में लिए गए हैं, पढ़ाए गए हैं, इसके पहले सारी चीजें सेम दिया जा रहा है आपको। तो आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए समझने में इसको। अगर फिर भी कोई डाउट्स है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो आप फ्री हैं, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए एग्रीकल्चर एकेडमी का, और वहां पे अपने क्वेश्चन को डिस्कस कीजिए, प्रॉपर आपका आंसर मिलेगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्या कर रहा है? पोल्ट्री संरचना विज्ञान में अंडे का छिलका लगभग पूरी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? CaCO3 का होता है। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जिससे ओविडक्ट की विशिष्ट भाग के अंडे के ऊपर छिलके जमा होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? इन्फोडिबुलम होता है, या फिर मैग्नम होता है, इथिश्रम, और फिर गर्भाशय सेड ग्लैंड बोलते हैं जिसे यूट्रस। फिर क्या? क्लोआका। इसका राइट आंसर यूट्रस यानी सेल ग्लैंड बोलते हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर? डी होगा इसका राइट आंसर, इसे सेल ग्लैंड बोला जाता है। क्या बोलता है? सेल ग्लैंड बोला जाता है। और फिर कैल्शियम कार्बोनेट इसकी जो छिलका होता है, ये भी याद रखिएगा, पिछली बार BHO या BO के एग्जाम में पूछा गया था, जो अंडे का छिलका होता है कौन सा पदार्थ होता है? क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। तो इसमें आपको कंफ्यूजन कर सकता है, क्योंकि आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, केमिस्ट्री नहीं पढ़े, तो आपको रट्टा ही मानना होगा छोटी छोटी चीजों को, क्योंकि इसके फार्मूला में चेंज कर देता है। Ca3CO ये कोई होता ही नहीं है, जो हमारा राइट होता है वही होता है CaCO3। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन। क्या है? इनफंडिबुलम निषेचन होता है जो 15 से 20 मिनट का ठहराव केवल होता है। यह जो इनफंडिबुलम होता है वो उनके फर्टिलाइजेशन का स्टेज होता है, जो कि 15 से 20 मिनट का होता है। मैग्नम अंडे के सफेद प्रोटीन एल्बुमिन बनाता है। जो मैग्नम क्या होता है? जो अंडा के अंदर वाला जो एल्बुमिन होता है वो बनाता है, जो 3 घंटे ठहराव होता है उसके लिए बनता है। फिर क्या हो? इस्थमस पतली झिल्लियां, जो सेल मेम्ब्रेन होता है चढ़ता है, 75 मिनट तक ठहराव होता है जो अंडे में। और फिर नेक्स्ट करा है गर्भाशय। सेल ग्लैंड में अंडा सबसे अधिक समय यानी 20 घंटे बिताता है, जहां पे कैल्शियम कार्बोनेट जमा होकर कठोर छिलका बनाता है। कठोर छिलका कहाँ बनाता है? वह सेड ग्लैंड यानी गर्भाशय में बनाता है। और जो हमारा इस्थमस होता है, पतली झिल्लियां होती है, सेल मेम्ब्रेन, जो अगर आप अंडे को बॉयल करेंगे तो उसके अंडे अंदर देखेंगे एक सेल मेम्ब्रेन, बहुत पतली झिल्ली पाई जाती है, वो झिल्ली को ही बोलते हैं यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन जो होती है, वही चढ़ता है। इसमें केवल 75 मिनट का यह वर्क होता है। 75 मिनट यानी कि कितना? 1 घंटा 15 मिनट। ठीक है, और फिर मैग्नम जो होता है यहाँ प्रोटीन बनता है, जो एल्बुमिन अंदर वाला जो प्रोटीन वाला पार्ट होता है, यह 3 घंटे का ठहरा होता है। 3 घंटे में सारी प्रोसीजर वहां पे हो जाती है। और जो इंडिबुलम होता है, इनफेंडिबुलम होता है, टोटल निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन का यह पार्ट है, जहाँ के 15 से 20 मिनट का यह पूरा प्रोसीजर होता है इनफेंडिबुलम। ओके, जो सबसे अधिक होता है वो हमारा होता है क्या? गर्भाशय सेड ग्लैंड, जहाँ पे इसका लास्ट स्टेज होता है। यहाँ पे 20 घंटे तक अंडे क्या होते हैं? रहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट जो ऊपर वाला हार्ड लेयर होता है उसको यह बनाता है यहाँ पे। फिर क्या होता है? क्लोअका। यह केवल बाहर निकलने का एक सामान्य मार्ग है, जिसको क्लोअका बोलते हैं। जहां से अंडे बाहर निकलते हैं मुर्गियों को, उसको क्लोअका बोलते हैं। तो ये चीजें क्लियर। नेक्स्ट है 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है?
कि डेयरी प्लांट में दूध प्राप्ति के समय, ठीक है, देखिए व्हेन परफॉर्मिंग ए क्लोट ऑन बॉइलिंग COB, जिसे क्या बोलते हैं COB टेस्ट ऑन मिल्क ड्यूरिंग द रिसेप्शंस एट ए डेयरी प्लांट, द मिल्क क्लोट व्हाट डज द पॉजिटिव COB टेस्ट केमिकली इंडिकेटेड अबाउट द मिल्क। डेयरी प्लांट में दूध प्राप्ति के समय जब दूध उबलने पर, ठीक है, COB बोलते हैं इसे क्लोट ऑन बॉइलिंग, क्लोट ऑन बॉइलिंग परीक्षण किया जाता है तो दूध फट जाता है। एक सकारात्मक COB परीक्षण रासायनिक रूप के दूध के बारे में क्या दर्शाता है, क्या दर्शाता है, विशिष्ट गुरुत्व के बारे में, ठीक है, उच्च होता है। बैक्टीरिया की वृद्धि के कारण जो उसकी अम्लता 0.22% से अधिक हो जाती है, इससे लैक्टिक एसिड अधिक होता है, जो बढ़ी हुई अम्लता अधिक है, जो कि गर्मी के प्रति संवेदनशील कैल्शियम केसिनेट कणों की अस्थिर कर देती है। फिर सिंथेटिक डिटर्जेंट केसिन प्रोटीन की पूरी तरह दूध। इसका राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा, बी होगा। यदि बैक्टीरिया की वृद्धि कारण उसमें होती है, एक लंबे टाइम तक बैक्टीरिया अधिक हो जाते हैं, तो जो उसकी बढ़ी हुई अम्लता जो होती है वो अधिक हो जाती है, ठीक है। जो लैक्टिक एसिड होता है वो कितना हो जाता है, 0.22% से अधिक हो जाता है लैक्टिक एसिड, यानी कि उसकी अम्लता बढ़ जाती है, जो गर्मी के प्रति संवेदनशील होती है, कैल्शियम केसिनेट कणों को अस्थिर कर देती है, जिससे क्या होता है, दूध फट जाता है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, COB, ठीक है, क्या बोला जाता है, COB। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए पहला COB के विशिष्ट ग्रुप से संबंध नहीं है कोई। दूध, सामान्य दूध की अम्लता जो होती है वह कितना होती है, 0.13 से 0.16 तक होती है, ठीक है। बट वहां पे क्या था, ग्रेटर देन 0.22%, ठीक है। बट होना कितना चाहिए, 1.3 से लेकर 0.16 तक, ठीक है, 0.13 से लेकर 0.16% तक होना चाहिए। बैक्टीरिया द्वारा लैक्टिक एसिड बनने से अम्लता 0.22 से अधिक होने पर प्रोटीन उबालने पर तुरंत फट जाता है। डिटर्जेंट की जांच विशिष्टता रासायनिक परीक्षणों से होती है। केसिन के बिना दूध कभी थक्का नहीं बनता, जब तक केसिन नहीं हो दूध में थक्का नहीं बनेगा। फिर उच्च वसा वाली क्रीम बिना फटे उबल सकती है, जो अगर हाई उसमें फैट है तो वह बिना फटे भी उबल सकता है। ओके, तो आज हमने 20 क्वेश्चन टोटल देख लिया। आज का हमारा सेशन ये लास्ट होगा, तो आई होप कि आपको क्लासेज अच्छी से समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट्स प्रॉब्लम हो तो आप हमारे चैनल एग्रीकल्चर एकेडमी वाराणसी को फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल, वहां पे आप अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। और या आप सभी के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी अपडेट है कि एग्रीकल्चर एकेडमी का ऑफलाइन सेंटर क्लासेज स्टार्ट होने वाला है। अभी आप ज्वाइन करते हैं तो लगभग आपको 40% फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। जो कंप्लीट प्राइस है ऑफलाइन बैच की, उस पर आपको 40% डिस्काउंट मिल जाएगा डायरेक्ट। ओके, तो बहुत ही अच्छा मौका है आपके लिए, जहां पे कि आपको IBPS CFO, शुगर केन, ठीक है, शुगर केन की इन सारी चीजों की प्रॉपर प्रिपरेशन कराई जाएगी, और भी अदर एग्जाम का ऑफलाइन सेंटर पे आपको क्लास दिया जाएगा। जो सभी क्लासेस दिए जाएंगे वो बायलैंग्वेज होगी, हमारे एक्सपर्ट द्वारा सारी चीजें आपको अच्छे से दी जाएगी। ओके, तो आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। यदि कोई डाउट्स प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल पे आप डिस्कस जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।